हाय दोस्तों, मैं रिकवरीज और कलेक्शंस में मेरा मेजर तजुर्बा गया एक टेलीकॉम कंपनी में और बाद में कुछ बैंक्स में मैं काम कर चुका हूँ रिकवरीज और कलेक्शंस में। सॉफ्ट बकेट मतलब जैसे डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ से लेके हार्ड बकेट मतलब होता है 10-10 महीने 11 महीने जो पेमेंट नहीं करते, ऐसे कस्टमर्स को मैंने हैंडल किया। मैं यहाँ पे अपना तजुर्बा साझा कर रहा हूँ। मेरा जो तजुर्बा है उसमें से मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 80% जो डिफ़ॉल्टर्स है, डिफ़ॉल्ट हो जाते पेमेंट पे, वो इसलिए नहीं डिफ़ॉल्ट होते कि भाई उनका कोई गलती है, उनके पास पेमेंट नहीं है, ऐसा नहीं। ये 80% जो डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, उनका रीज़न एक ही है। हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, और चाहे टेलीकॉम कंपनी हो सकता है या फिर बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लोग कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। जो इशू रिजॉल्व नहीं होता तो तब जाकर कस्टमर बोलता है मैं पेमेंट नहीं करूंगा। जब तक मेरा इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक पेमेंट नहीं करूंगा, ये उसका अड़ जाता है। कभी ये चिंता नहीं करता कि बाउंस हो रहा है, बाउंस का चार्जेस लगता है, ये उसका कोई लेना देना नहीं। एक बाउंस पे जनरली आजकल कुछ बैंक्स 750 850 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो फिर दो बार बाउंस चार्जेस लगता है। एक जो ईएमआई आपको भरना था वो नहीं भरे तो फिर उस बैंक के यहाँ पे मान लो एक फलाना ए बैंक में आपने लोन लिया है, हाउसिंग लोन, होम लोन, कुछ भी बिजनेस लोन, व्हाटएवर इट इज। तो फिर उसने आपका बी बैंक में उसका ईसीएस क्लियर होने को आपने ऑथराइज किया है। मंथ ऑन मंथ 7 तारीख 5 तारीख एक फिक्स डेट होता है जिसपे क्लियरेंस होता रहता है। ये बाउंस होना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ बोला था, आपको वो उन्होंने ऑनर नहीं किया, प्रॉमिस ऑनर नहीं किया, या फिर कुछ और हो सकता है इश्यू, डबल पेमेंट हो जाता है कभी कभी। तो फिर उस वक्त बोलते हैं यार मेरा पेमेंट ज़्यादा है, उसे आप एडजस्ट कर दो, मगर वो एडजस्ट नहीं करते, डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जैसे ही डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर बाद में क्या होता है, आप अड़ जाते हो, बोलते हो यार जब तक मेरा पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक के लिए मैं ये नहीं करूँगा, मेरा इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक के लिए पेमेंट नहीं करूँगा। अब ये बैंक में जहाँ पे आपने लोन बनाया है, बैंक एनबीएफसी जो कुछ भी, वहाँ पे आपको 800 850 रुपये 500 से लेके 850 के बीच में लगता है प्लस जीएसटी। फिर उसके बाद बी बैंक में आपने ये दिया अपना क्लियरेंस के लिए दिया, ऑथराइज किया, तो फिर उस बैंक में 500 रुपये तो लग जाता है, 300 से 500 के बीच में। तो तकरीबन मोटा मोटा 800 से लेके 1200 तक आपका फटका बैठेगा एक बाउंस होता। तो और एक माइन्यूट फाइन प्रिंट पे लिखा हुआ रहता है कि जब आप बाउंस करोगे लोन बैंक ए से, तो फिर उसे अधिकार होता है कि वो महीने में 3 बार तक 4 बार तक प्रेजेंट कर सकता है उसका पेमेंट क्लियर होने के लिए। हर बार जब बाउंस होगा हर बार उतना पेमेंट लगेगा, इधर भी उधर भी, दोनों में मिला के। तो फिर ये बात है। अब आपको यहाँ पे कुछ और ध्यान देना है। ये इश्यू साधारण लगता है, जैसे उस आ गया बाद में बैठे रिजॉल्व हो गया तो फिर आप पेमेंट कर दिए, हो गया। क्या ये यहाँ मामला यहाँ तक खत्म होता है? नहीं। अब क्या होता है, मामला हो गया, बैठ गए, रिजॉल्व हो गया, तो फिर वो चेक बाउंस चार्जेस उसके साथ लेट पेमेंट चार्जेस ये भी लगाते हैं। अब ये दो वो नहीं बताएंगे, जनरली चेक बाउंस और लेट पेमेंट आपको नहीं बताएंगे। वो अगर आप भरना भी चाहते हो तो कलेक्शन एजेंसी वाले या मैनेजर बोलते हैं सर आखिरी में भर दो सर, उसकी कोई चिंता नहीं, आप आखिरी में भरो। इसका कोई ना डॉक्यूमेंट होता है ना कहीं पे कुछ भी होता है। जैसे आप आखिरी में भरने जाओगे, क्योंकि अगर आपने ये चार्जेस अपने पेमेंट किया तो फिर उस मैनेजर को या कलेक्शन एजेंसी को कुछ ये नहीं मिलने वाला है, उसका कोई कुछ बैंक्स देते हैं उसका परसेंटेज, बट अदरवाइज नहीं। कलेक्शन एजेंसी चाहता है कि आप हमेशा डिफॉल्ट करते रहो क्योंकि उसको आसान हो जाएगा, 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो आसान हो जाएगा। ये नाटक चलता रहता है। अब आता हूं मैं एक दूसरे पॉइंट पे। जैसे ये चलता रहता है, आपका क्या हो गया, आपका इश्यू था रिजॉल्व हो गया, जितने ईएमआई पेंडिंग थे आपने पेमेंट कर दिए, मगर चेक बाउंस और लेट पेमेंट चार्जेस जो एडिशनल चार्जेस होता उसे आपने पेमेंट नहीं किया, वहां पे रुक गया। जैसे आपका ये अपडेट हो गया
उसके बाद से नेक्स्ट महीने से जब आपका पेमेंट क्लियर होना शुरू होता है, इसी फिर से नॉर्मल हो जाता है, आप खुश हो, मेरा इश्यू रिजॉल्व हो गया। जब आप ये इस चक्कर में दलदल में आप फंस गए, जैसे आपने रिजॉल्व हो गया, आप खुश हो, ये मैं चल रहा, मगर वो क्या होता है बैक एंड में, क्या होता है बैंक में, कैसे अकाउंटिंग होता है, ये आपको पता नहीं। मान लो आपका 10,000 रुपये का EMI और 3,000 रुपये लेट पेमेंट चेक बाउंस लग गया, तो जैसे ही आपका 10,000 रुपये क्लियर हो जाता है बैंक इश्यू रिजॉल्व होने के बाद, हर महीने चालू हो जाता है ना फिर से, तो फिर उसमें से वो 7,000 रुपये आपका ECS EMI की तरफ जाता है, 3,000 रुपये लेट पेमेंट की तरफ जाता है। ये असल में होना चाहिए। जैसे हो गया तो फिर 3,000 रुपये पेंडिंग हो गया, फिर से उस पर लेट पेमेंट लगेगा। इस तरह लेट पेमेंट पे लेट पेमेंट लगता जाएगा। जब आखिरी EMI आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप NOC या NDC के लिए जाओगे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट या NOC, अगर होम लोन लिया है तो नो ड्यूज चाहिए, कार लोन लिया तो नो ड्यूज चाहिए होता है, या फिर बिजनेस लोन, बैंकिंग, जो कुछ बहुत सारा होता है, NDC चाहिए, और अदरवाइज NOC मिल जाता। जब आप NOC के लिए जाओगे तब बोलेंगे सर नहीं, ये देखिए आपका इतना पेंडिंग है। वो इतना लेट पेमेंट हो जाता है ना, तो फिर वो ऑलमोस्ट 2 EMI तक हो जाता। सर 2 EMI पेंडिंग है, साथ में इतना लेट पेमेंट आपको पेंडिंग है, आपको पेमेंट करना है, आपको फट जाता है। आप लड़ना शुरू करते हो, झगड़ना शुरू करते हो, सब कुछ कर सकते हो, फिर से वही रोना धोना, फिर बाद में एक टर्म पे आ जाते हो। बैंक बोलता है, बैंक का जो ऑफिसर है वो बोलता है ना मेरा ना तेरा, एक काम कर दीजिए, आप EMI भर दीजिए और साथ में एक सेटलमेंट लेटर दे देता हूँ, करके चले जाइए। आप सेटलमेंट करोगे, पेमेंट हो गए, आपको सेटलमेंट लेटर दे दिया उसने, NOC नहीं दिया। याद रखना, NOC नहीं दिया, NDC नहीं दिया। अगर NOC NDC चाहिए तो आपको फुल पेमेंट करना है, क्योंकि तभी जाके सिविल पे आपका ठीक तरह अपडेट होता है। नहीं तो फिर सेटल्ड, अकाउंट सेटल्ड बोल के दिखाएगा सिविल में। तो ये यहाँ पे गेम है, झोल है। जब भी आपको अगला लोन के लिए आप अप्लाई करोगे तो पिछला लोन वाला सेटलमेंट अमाउंट दिखेगा, सेटल्ड अकाउंट सेटल्ड दिखाएगा, तो फिर वो बैंक वाला बोलेगा पीछे जाके आप क्लियर करके आ जाओ। अब आप जाओगे क्लियर करने, जैसे आप क्लियर करने जाओगे तो फिर वहां पे क्या होगा, वो अगर मान लो आपने 3,000 रुपये का सेटलमेंट ले लिया, 3,000 रुपये नहीं भरा, बाकी सभी भर दिए थे, उदाहरणार्थ बोलता हूँ, 5 साल के बाद आपको लोन की जरूरत पड़ा तो गए, तो फिर कुछ बैंक क्या करते, सिर्फ 3,000 रुपये लेके NDC दे देते, खत्म हो जाता। मगर नहीं, कुछ बैंक क्या करते हैं, वहां से लेकर आज तक का इंटरेस्ट लगाते, क्योंकि उसको मालूम है कि भैया आपको NOC का जरूरत है, NOC या NDC की जरूरत है, किसी भी कीमत पे जरूरत है। तो फिर फंस गए, आपको उतना पेमेंट करना है, तभी जाके ये लोन सैंक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे लाखों का लगा है दाव, तो फिर यहाँ पे हजारों का है, तो आप पेमेंट करोगे, नहीं तो फिर ये लोन सैंक्शन नहीं होगा। ये पूरा गेम है। तब तक के लिए आपका सिविल रिकॉर्ड्स खराब दिखेगा, ये कभी भी कोई भी कलेक्शन ऑफिसर नहीं बताएगा, बहुत कम। मेरे जैसे जो उल्लू के बेटे थे वो बताते थे, मगर कस्टमर के जहन में वो नहीं जाता था। खैर, अब ये हो गया एक पहलू। अब दूसरा पहलू पे आता। अब रिसेंटली क्या हुआ, कोविड आया, तब मॉरेटोरियम दिया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मॉरेटोरियम दे दिए। जैसे मॉरेटोरियम दे दिए, कोई भी सॉफ्टवेयर इस चैलेंज को परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं था, तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा इधर उधर को रातों रात बिठाया, IT वालों को इधर उधर ट्विक कर दिया, रेडी करके भेज दिया। अब ये मॉरेटोरियम के झंझट में क्या हो गया, कुछ लोगों को EMI क्लियर हुआ, मगर वो जाके सस्पेंस अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट अब क्या होता है, वो अकाउंट जहां पे जिसका कोई अता ना पता, पेमेंट आ गया वहां पे अटक गया। बैंक में पेमेंट आ जाता है, वहां पे अटक जाता। तो फिर ऐसे अमाउंट को क्या करें, तो फिर वहां पे के लिए एक अकाउंट होता है सस्पेंस अकाउंट, मतलब वहां पे जाके उसको टपका देता है, हर चीज दुनिया का सब वहां पे जाके टपक जाता है, जिसका भी कोई अकाउंटिंग नहीं हो सकता है वहां पे जाके टपक जाता है वो अमाउंट। ये होता है सस्पेंस अकाउंट। तो आपका एक EMI क्लियर हो गया, एक या 2 EMI क्लियर हो मॉरेटोरियम टाइम में, आपने बोला यार ठीक है रहने दे, क्लियर करने दे, क्लियर हो गया। फिर बाद में रेज्यूम हो गया, तब क्या होगा, रेज्यूम हो गया तो बाद में आप बोले यार
मैंने तो पूरा पेमेंट कर दिया, फिर बाद में झगड़ा होता है। तो तब क्या होता है, वो मोरेटोरियम दे दिया आपको पूछे बगैर। बहुत सारे केसेस है ऐसे, मेरे पास 3 केसेस है जहां पे बैंक को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। बैंक का नाम भी बताऊंगा, बैंक और एनबीएफसी का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मुझे पे केस ठोकना चाहता है ठोकने दो, मैं देख लेता हूँ। उसमें से एक है आदित्य बिरला, एक है, क्लिक्स कैपिटल ये दूसरा है, तीसरा स्टैशफिन है, और एक आया है मेरे पास मेरा और एक दोस्त का। तो फिर उस पर अभी एनालिज हो रहा है, तो फिर मैं अभी बैंक का डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैं गारंटी नहीं जानता हूँ। तो फिर ये, तो इन तीनों केसेस में आदित्य बिरला, क्लिक्स कैपिटल, फिर बाद में स्टैशफिन, कस्टमर को जितना भरना चाहिए था ओके, उससे उसने कई गुना ज्यादा भी भर दिया, मगर फिर भी वहां पे आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। जब मैं ये बैठ के पूरा एनालाइज करके उनको एक्सेल में डाल के चार्ट आउट करके दे दिया वापस, तो आप यकीन नहीं मानोगे, 2 कस्टमर्स को, एक कस्टमर का 2 अकाउंट था, वो मेरे बॉस ही थे, उनका पेमेंट आ गया, रिफंड हो गया। जहां पे वो क्लेम कर रहे थे 50,000 रुपये 60,000 रुपये देना है, जबकि जब मैंने पूरा चार्ट आउट करके दे दिया तो फिर वहां का रिफंड आ गया पेमेंट। यकीन नहीं मानोगे, 50-60 हजार रुपये मेरे बॉस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो करोड़पति है। मगर आप जस्ट सोचो आम इंसान का क्या हो। ये एक नहीं दो नहीं, इस कोविड काल में न केवल डॉक्टर्स या कोई जितने भी लोगों ने लूट मारा है, बैंक भी अमीर बन गए। बैंक, एनबीएफसी मतलब लेंडिंग कंपनीज अमीर बन गए, भरमसाठ। जब मैं गया था वहां पे, सच बोलता हूँ, मैंने ये देखा, जब भी चेक बाउंस होता है तो याद रखना इतना आसान नहीं है, आपको करेक्शंस लेना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू दैट। एक अच्छा कंसल्टेंट को पकड़ी, ओके, उसको भेजिए, अपना दोस्त रहने दे रहा तो अच्छा है, जो रिकवरीज और कलेक्शंस में काम कर चुका है। भले उसको एक कुछ नॉमिनल फीस अगर पूछता है तो दे दीजिए। मैंने वैसे किसी से पैसे नहीं लिया, दोस्ती के हिसाब से मैंने करके दे दिया। इतना लूट मचाया, सच बोलता हूँ, करोड़ों रुपए, करोड़ों नहीं अब्जों रुपए तक बैंकों में आ गया, जिसपे ना कोई गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं कुछ। ये वीडियो डिलीट होने के पहले आप अपने सभी दोस्तों को भेजिए जो सफर हो चुके हैं, जिसका भी अकाउंट डिफॉल्ट हो चुका है, उन सबको बोल रहा हूँ, एक बार आप अपना कलेक्शन और रिकवरीज में जिस दोस्त ने भी काम किया है उसके साथ बैठिए, उसको बोलिए मेरा मदद करो, वो करके देगा। आपका सिविल भी ढंग से होगा, सब कुछ ढंग से होगा। याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर इट बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल एंड इट विल हेल्प योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।